हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ कोई भी खौफनाक हादसा या सान्या हो सकता है। जब इंसान हर चीज़ अपने काबू से बाहर महसूस करता है, जैसे कोई कार हादसे का शिकार हो सकता है, कोई ज़ाती हमले में ज़ख्मी हो सकता है या कोई जो है वो किसी हादसे का करीब से मुशाहिदा कर सकता है। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस में काम करने वाले अफराद को आम तौर पे इस किस्म के वाक़यात का ज़्यादा सामना करना पड़ता है और वो अक्सर खौफ़ज़दा करने वाले हादसों को बहुत करीब से देखते हैं। मिसाल के तौर पर फ़ौज के सिपाहियों को जंग में की हालत में गोली लग सकती है, वो बॉम्ब से ज़ख्मी हो सकते हैं या अपने बहुत जो करीबी साथी हैं, उनके साथ ये हादसा पेश आने की सूरत में उनको बहुत करीब से देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो कि किसी के साथ भी हो सकते हैं। अब अक्सर लोग इस किस्म की नौइयत के हालात से बग़ैर किसी आप मदद के गुज़र जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें ये अलग-नुकसान है या उनको करीब से देखना जिस्म और ज़हन में कुछ ऐसी कैफ़ियत पैदा कर देते हैं जो कि महीनों और कम बाज़ औक़ात तो सालों जारी रह सकती है। इस कैफ़ियत को हम इंग्लिश में पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। तो अगर आपने इस वर्ड के बारे में सुना है, मिसाल के तौर पे पीटीएसडी या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, तो आज इस लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन मालूमात आपको फ़राहम करूँगा कि ये होता क्या है, कैसे होता है, इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो जनाब, मेरा नाम है डॉक्टर नैयर रज़ा काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज जो है मैं ये उर्दू हिंदी लेक्चर बना रहा हूँ पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के ऊपर, जो कि एक नफ्सियाती बीमारी समझी जाती है। तो आज जो हमारा फोकस है वो साइकेट्री के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये जो पीटीएसडी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये शुरू कैसे होता है। अब आम तौर पे ये कैफ़ियत किसी भी अलमनाक या ख़तरनाक सानहे के बाद शुरू हो सकती है। मसलन जिसमें इंसान को अपनी जान ख़तरे में महसूस हो या वो दूसरों को ज़ख्मी होता देखे या मरता हुआ बहुत करीब से देखे। अब इन जो आप कहें अलमनाक या ये जो ख़तरनाक सानहे हैं या जो एक्सीडेंट्स हैं या इस किस्म के जो इंसिडेंट्स हैं, इनकी चंद मिसालें मैं पेश करना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे ट्रैफ़िक के शदीद हादसे, सो सीवियर रोड ट्रैफ़िक एक्सीडेंट्स, ख़तरनाक ज़ाती हमला लाइक असॉल्ट इंजरीज़ हम जिसे कहते हैं, वो आपके ऊपर जो है वो आप समझें जिस्मानी तशद्दुद भी हो सकता है, वो जिनसी तशद्दुद भी हो सकता है, वो डकैती भी हो सकता है। वो सरेरात स्ट्रीट में आप जा रहे हैं, कोई आपको जो है पिस्टल या गन पॉइंट के ऊपर आपसे लूट लेता है, मोबाइल छीन लेता है या लेट्स से यरग़माल बना लिया जाता है। इसी तरीके से जो लोग जो है वो दहशतगर्दी या आतंकवाद का शिकार होते हैं। इसी तरह कुछ लोग जंग की हालत में जंगी कैदी बन जाते हैं और इसी तरह कुछ लोग जो है वो आप कहें कुदरती आफ़ात या हादसा जिन्हें नेचुरल डिज़ास्टर्स हम कहते हैं, मिसाल के तौर पे सैलाब आ जाना, किसी बिल्डिंग का गिर जाना, आसमानी बिजली का गिरना वगैरह वगैरह, इस किस्म की जो आफ़ात है, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, उनकी वजह से अगर किसी शख्स की जान चली जाती है या किसी हादसे का शिकार होता है तो ये हो सकता है। इसी तरह बाज़ औक़ात किसी आपका जो करीबी रिलेटिव है उसकी गैर फितरी पुरतशद्दुद मौत, मिसाल के तौर पर किसी एक्सीडेंट में मारा गया या किसी होमिसाइडल अटैक के नतीजे में जो है वो मौत का शिकार हुआ, तो इससे भी जो है वो पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की बीमारी शुरू हो सकती है। अब अक्सर सवाल किया जाता है कि पीटीएसडी शुरू कब होता है। अब पीटीएसडी की अलामात जो है वो किसी भी बड़े यानी अगर आप कोई इंसान किसी ऐसे बड़े सानहे से दो चार हुआ है या उसको उसने विटनेस किया है, तो उसके आप कहें चंद हफ्तों सेवरल वीक से लेके चंद महीनों यानी कुछ मंथ्स में जो है इसकी अलामात सिम्टम्स जो हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आम तौर पे देखा गया है कि जो ऐसा किस्म का इंसिडेंट है उसके विदिन 6 मंथ्स के अंदर, 6 माह के अंदर जो है वो इंसान को सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पीटीएसडी में महसूस कैसे होता है। अब आम तौर पर जो लोग इस चीज़ का शिकार होते हैं वो अपने अंदर इंतहाई अफसुर्दगी, सो सैडनेस, लॉट ऑफ सैडनेस इनसाइड, जो है बेचारगी, जिसे आप कहें ना कि वो आप एक फील करते हैं कि यू कांट डू एनीथिंग, तो बेहद सैडनेस, बेहद बेचारगी, परेशानी या कभी कभी गुस्से की कैफियत भी जो है वो महसूस करने लगते हैं और हम बाज़ वक़्त अपने आप को इस सूरत हाल का ज़िम्मेदार भी करा सकते हैं। तो जो एक तरीके की गिल्ट होती है वो उसके जो है सिचुएशन वो भी पैदा हो सकती है। अब ये तो जज़्बाती कैफ़ियत है, मिसाल के तौर पे आप बहुत ज़्यादा अफ़सरदा हैं, बेचारगी है,
गुस्सा है या परेशानी है। इसके अलावा भी कुछ अलामात होती हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि वो इसकी जो क्या कहते हैं हम डायग्नोज है या डायग्नोस्टिक डेफिनेशन है उसमें इसका शुमार होता है। तो 3 बुनियादी तौर तरह की जो है वो सिम्टोमेटोलॉजी स्टार्ट होती है। नंबर 1 जिसे हम कहते हैं फ्लैशबैक मेमोरीज, यानी वो सानहा बार बार याद आना। वो डरावने ख्वाबों की शक्ल में भी नज़र आ सकता है या वो ऐसा महसूस होता है कि वो दोबारा से हो रहा है। तो सेंस ऑफ एक्सट्रीम फेमिलियरिटी, हम इसको फ्लैशबैक मेमोरीज कहते हैं, या नाइट मेयर आप कह सकते हैं, या हॉन्टिंग मेमोरीज आप कह सकते हैं। तो आपके ज़हन में ये चीज़ बार बार जो है वो आ रही होती है, फ्लैशबैक और नाइटमेयर्स। तो ऐसा महसूस होता है कि इंसान इस खौफनाक साने जो आपने देखा है उसकी कैफियत को बार बार महसूस कर रहे हैं या आप दोबारा उसमें से गुजरते हुए जा रहे हो। अब ये जो आप कहें ये जो फीलिंग है ये आपकी जो है वो किसी भयानक ख्वाब की सूरत में भी आ सकता है, जिसे हम नाइटमेयर कहते हैं। आप ख्वाब में कुछ ऐसी चीज़ देखें और अचानक आप जो है वो ख्वाब से उठते हैं, आपकी सांस चढ़ रही होती है, आप एक्सट्रीम डरे हुए होते हैं। तो ये एहसास हकीकत से इतना करीब होता है, आप इसको इतना रियलिटी से करीब समझते हैं कि जैसे आप समझें कि मैं बार बार उस चीज़ का शिकार हो रहा हूँ। अब मरीज़ जो है इन तकलीफदेह वाक़यात को ना सिर्फ ज़हनी तौर पर सोचता है बल्कि ही फील्स इट, एक्चुअली वो जिस्मानी और नफसियाती तौर पर भी उनके असरात दोबारा महसूस करते हैं। इट्स नॉट ओनली कि भाई आपने कुछ चीज़ सोची, यू फील लाइक यू आर गोइंग थ्रू इट। तो ये एक बहुत आप कहें वो अज़ाब वाली कैफियत होती है। तो इनके असरात से आपको दोबारा जो है वो दर्द महसूस हो सकता है, आपको खौफ आ सकता है, फ़ियर, पसीना, पर्सपिरेशन, वो आवाज़ें दोबारा सुनाई देती हैं, वो वैसे मैंने कहा वो दर्द दोबारा महसूस हो सकता है। तो ये वो फ्लैशबैक और नाइटमेयर्स हैं जो कि होते हैं। तो पहली कैटेगरी तो ये है। दूसरी जो किस्म की जो इसमें सिम्टोमेटोलॉजी है वो है एहसासात व जज्बात का शल होना, जिसे हम अवॉइडेंस या नंबिंग कहते हैं। और इस वाक़यात को याद दिलाने वाली चीज़ों और बातों से गुरेज करना, तो टुगेदर वी कॉल देम एज अवॉइडेंस एंड नंबिंग। तो एहसासात जज्बात का शल होना मतलब ये है कि आप फील लाइक यू आर फ्रोजन, और ऐसी कोई चीज़ें जो कि उस हादसे से रिलेटेड हो तो आप कोशिश करते हैं कि उसको अवॉइड करें। अब मिसाल के तौर पे किसी भी बड़े ज़ाती आप सानहे को यू फील लाइक यू आर गोइंग थ्रू इट बार बार, अब वो इंतहाई तकलीफदेह होता है क्योंकि यू नो दैट कि यू आर पासिंग थ्रू दैट। तो अब उस अमल से छुटकारा हासिल करने के लिए अब मरीज़ क्या करता है, अपने आप को किसी दूसरे मशगले में मसरूफ़ करने की कोशिश करता है ताकि आपका ज़हन उस तरफ ना जाए, प्री ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी ज़हन बार बार इस तरफ ना जाए। अब लोग इन जगहों या आप समझ रहे हो लोगों से ताल्लुक़ करने की कोशिश भी करते हैं जिससे आपको इस चीज़ की याद आए। मिसाल की जगह आप उस जगह के करीब से नहीं गुजरेंगे, उससे जो रिलेटेड लोग हैं उनको अवॉइड करेंगे। हत्ता कि इस बारे में आप बाज़ औक़ात आप बात करने से भी जो है वो गुरेज कर सकते हैं। सो यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट दीज़ थिंग्स। आई मीन अज़ियतनाक एहसासात को काबू में रखने के लिए मरीज़ अपने जज्बात को बेहिस या शल करने की कोशिश करता है। तो वो आप एक होती है एक तरीके की यू से साइकोलॉजिकल शॉक एब्जॉर्बर्स हैं कि यू ट्राई टू सप्रेस दोज फीलिंग। तो आप उन लोगों से बातचीत करने को अवॉइड करते हैं, बल्कि बाज़ों का तो आप बिल्कुल लोगों से मिलना छोड़ देते हैं। तो वो आपके लिए बाज़ों का इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू पास योर नॉर्मल लाइफ, बिकॉज आप इस हद तक अवॉइडेंस की जो है वो आप करना शुरू हो जाते हैं। तो अवॉइडेंस एंड नंबिंग दूसरी कैटेगरी होगी। तीसरी कैटेगरी ये है जिसको हम कहते हैं बीइंग ऑन गार्ड, यानी हर वक्त चौकन्ना रहना या ख़तरे में घिरे होते हैं। फील लाइक यू आर ऑलवेज इन डेंजर। तो आप हर वक्त चौकन्ना रहते हैं, हर वक्त ख़ुद को ख़तरे में महसूस कर रहे होते हैं। अब इसकी वजह से ये होता है कि आप हर वक्त सख्त परेशान और घबराहट का शिकार, सुकून नहीं मिलता इंसान को। तो इस कैफियत को हाइपर विजिलेंस कहते हैं। आप हर वक्त दाएं बाएं इधर उधर आप देख रहे होते हैं, बहुत बेचैनी महसूस कर रहे होते हैं। इससे आमतौर पर नींद भी ख़राब हो जाती है, चिड़चिड़ापन पर इरिटेबिलिटी पैदा हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। और तो ये इस कैफियत की अलामात हैं। तो मैंने आपको कहा जिस तरह नाइटमेयर्स एंड फ्लैशबैक्स, अवॉइडेंस एंड नंबिंग एंड बीइंग ऑन गार्ड, सो ये 3 कैटेगरीज हैं जो कि इस पीटीएसडी में जो है वो मौजूद होती हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा कुछ दूसरे असरात जो है जो कि हो सकते हैं। अब इनमें आपके मसल्स दर्द करना और दुखना, तो वो मस्कुलर मसल एक जिसे हम कहते हैं वो हो सकता है। बाज़ों का आपको डायरिया भी लग सकता है। ये वो तो जैसे आप कहते हैं साइकोफिजियोलॉजिकल लाइक इफ़ेक्ट्स, फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ लाइक साइकिक थिंग्स। तो डायरिया हो सकता है, आपकी दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो सकती है, आप कहें कि वो इरेगुलर हो सकती है, डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, आपको हेडेक्स हो सकते हैं, दर्द हो सकते। कुछ लोग जो है वो शराब नोशी, अल्कोहलिज्म का शिकार हो जाते हैं, और कुछ लोग जो है वो बेधड़क जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, स्पेशली पेन किलर्स का। सवाल ये है कि ऐसे जो आप समय इंसिडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, उनके ये मुज़र असरात क्यों होते हैं?
बात ये है कि ये जो असाब शिकन वाक़यात हैं, इसकी वजह से इंसान का ज़िंदगी से एतबार उठने लगता है। तो इन जो आप कहें इनसे इंसिडेंट्स का जो बराह रास्त मुशाहिदा है, वो इंसान को ये एहसास दिलाता है कि उसकी ज़िंदगी किसी भी लम्हे ख़त्म हो सकती है। तो आप यूँ समझें कि आप एक अजीब-सी इंस अनसर्टेनिटी का आप शिकार होते हैं। तो पीटीएसडी की अलामात आप कहें ना, वो एक तरीके का आप यूँ समझ लें कि वो मौत के इस कदर करीब जाकर उससे बचने का एक कुदरती रद्द-ए-अमल, तो दिस सॉर्ट ऑफ लाइक अ साइकोलॉजिकल मैकेनिज़्म टू अवॉइड दैट। तो ये इस वजह से इंसान जो है वो कुदरती तौर पे इस चीज़ से लड़ने की इस तरीके से कोशिश करता है। लेकिन मैंने आपको कहा कि जब वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी या आपकी समाजी ज़िंदगी पे असरात डालने लगे, तो दैन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। अब सवाल ये है कि क्या तमाम लोग जो है, लेट्स से हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई सान्या तो होता है, तो क्या सब लोग पीटीएसडी का शिकार हो जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई मेरे साथ भी हुआ होगा, हो सकता है आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हो आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। तकरीबन हर इंसान के ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा इवेंट होता है। तो क्या हम सब पीटीएसडी का शिकार हुए हैं कभी या होते हैं? नहीं, इसका आंसर है नो। देखें, तमाम लोग इस मर्ज़ का शिकार नहीं होते। लेकिन इन अलामात को किसी न किसी सूरत में हादसे के आप समझ लें 1 मंथ तक महसूस कर सकते हैं, ठीक है? जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने ज़िक्र किया। तो ये थोड़ी देर के लिए कुछ अलामात लाइक फॉर सम टाइम यू मे फ़ील लाइक आप इस किस्म के टेम्परेरी आप सिम्प्टोमेटोलॉजी से गुज़र सकते हैं। अब ये अलामात जो इंसान को ज़िंदगी के रोज़मर्रा मामूलात जारी रखने और आप समझ लें उस हादसे जो भी आपको उसको समझने में मदद भी देती है। लाइक यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, यू ट्राई टू एनालाइज़ दैट एंड यू ट्राई टू अवॉइड इट फॉर फ्यूचर। हम ज़्यादातर लोग जो है वो अगले चंद हफ्तों में बेहतर महसूस करने लगते हैं, और वो जो आपका इनिशियल जो स्ट्रेस होता है या आप बेरीवमेंट कह लें या जो ग्रीफ होता है उसमें कमी वाक़ई हो जाती है। तो मिसाल के तौर पे आपकी किसी करीबी उसकी डेथ हो जाए, सारी बात है, हर कोई खफा होता है, वो थोड़ा बहुत डिप्रेशन का शिकार भी होता है थोड़ी बहुत ज़िंदगी शुरू में, लेकिन कुछ हफ्तों बाद लाइक यू ऑलवेज आउट कम आउट ऑफ इट, तो आप उसमें से निकल आते हैं ज़्यादातर लोग। तो कहने का मकसद ये है कि वो पीटीएसडी का शिकार नहीं होते। अब तकरीबन 1/3 ऑफ दीज पीपल, जो आप एक तिहाई अफराद 33% कह लें, वो इस जो ज़हनी दबाव की कैफियत है उससे निकल नहीं पाते। अब होता क्या है कि ये अलामात जो एक बहुत बड़े आप व्हाटएवर इंसिडेंट है उसका एक रिएक्शन के रद्द-ए-अमल आप कह सकें, वो होती है। तो वो अगर ज़्यादा अरसे तक जारी रहती है तो फिर वो एक मर्ज़ का शिकार कर लेती है, बिकॉज़ इट्स नाउ स्टार्ट्स टू अफेक्ट योर लाइफ, एंड व्हेन इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर लाइफ देन इट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स अ डिज़ीज़, दैट्स अ डिसऑर्डर, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल एज़ पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब सवाल ये है कि ऐसे कौन-सी फैक्टर्स हैं, अवामिल हैं जो कि पीटीएसडी की शिद्दत को, लाइक द इंटेंसिटी ऑफ पीटीएसडी, लाइक हर कुछ मैंने आपको कहा मतलब थोड़ी हद तक तो हर इंसान इससे गुज़रता है, बट वेयर इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, कौन से ऐसे को-फैक्टर्स हैं जो कि ये डिटरमिन करते हैं कि वो पीटीएसडी की तरफ जाएगा। नंबर एक जो है वो आप इंसिडेंट इटसेल्फ जो है, इब्तदाई सान्या जितना बड़ा होगा, जितना आप समझ लें सिवियर होगा, उतने ज़्यादा चांसेस ऑफ गोइंग इनटू पीटीएसडी। जितना शदीद और खौफनाक होगा, अगेन मोर चांसेस ऑफ गेटिंग पीटीएसडी। तो याद रखिए कि जो 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 एक्सीडेंट जो इंसिडेंट हुआ उसकी सिवियरिटी इटसेल्फ जो है वो बहुत हद तक ये डिटरमिन करती है कि कैसा इंसान जो है वो पीटीएसडी का शिकार होगा कि नहीं। तो मिसाल के तौर पे पीटीएसडी उन लोगों में ज़्यादा होता है जहाँ पे हादसे का अचानक वो बेखबरी में वाक़ हो जाना। यानी बाज़ औक़ात ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसको यू माइट बी लाइक एक्सपेक्टिंग इट, लाइक आपका कोई मरीज़ है, बहुत करीबी आपका, लेट्स से माँ या बाप, और आप जानते हैं कि वो एक अरसे तक जो है वो किसी बीमारी से जा रहा है और आपको पता है कि जल्द या बदेर जो है उसमें मौत वाक़ होनी है, तो थोड़ा बहुत आप मेंटली आप उस चीज़ के लिए वो होते हैं, तो वहाँ पे शायद आपको पीटीएसडी इतना हो। लेकिन अगर कोई हादसे का अचानक शिकार बेखबरी में, वेरी यू आर नॉट लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट, तो वहाँ पे पीटीएसडी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अब दूसरा ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके इर्द-गिर्द कोई है नहीं, आप पे यारो मददगार या जंगल में जकड़े हुए महसूस करते हैं, तो वो अगेन इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकता है। इस वक़्त इसके अलावा जो है अगर कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई हों, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मास इंसिडेंट और मास एक्सीडेंट वेयर मैनी पीपल हैव डाइड, तो उसमें भी जो है वो पीटीएसडी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या कोई ऐसा हादसा जिसमें इंसान का आज़ा ज़ाया हो जाए, लाइक हाथ कट जाए, बाजू कट जाए, टांग कट जाए, या जिस्म आप कहते हैं डिफिगर हो जाए, लाइक एसिड अटैक्स एंड थिंग्स लाइक दैट, तो उसमें हो सकता है बच्चों की जो इंजरीज हैं, ये बच्चों को मुतासर होना, दैट इज़ अ वेरी बिग फैक्टर ऑफ कॉजिंग लाइक
तो इसकी वजह से अब पहली चीज़ होती है दबाव, स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं। तो हर इंसान मुख्तलिफ मौके पर ज़हनी दबाव की कैफियत में, दिस इज़ वेरी मच नेचुरल, हम सब ने किसी न किसी टाइम पे ज़हनी दबाव जो है वो महसूस किया है। अब ये स्ट्रेस या अब क्या है क्या चीज़, अब देखें, इंसान का अपने अंदर जो बेचैनी या बोझ महसूस करना, अब ज़िंदगी के वो वाक़यात, हालात, परेशानियाँ जो इंसान पे दबाव डालती हैं, मिसाल के तौर पे इकोनॉमिक, आप बेरोज़गार हैं, या आप रोज़गार ढूंढ रहे हैं, या आप नौकरी से निकाले जाए, या आप समझ लें ताल्लुकात का बोझ, अ, घर के जो करीबी रिलेशंस हैं उनमें अप्स एंड डाउन हो जाना। तो इस चीज़ की जो फ़िक्र है, इसको इसको भी स्ट्रेस कहा जाता है। अब अक्सर लोग इन हालात और वाक़यात में कभी, आप ज़ाहिर बात है, मैंने आपको कहा, हम किसी न किसी फ़ॉर्म में कभी ना कभी इस चीज़ का शिकार रहते हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता मैं कभी भी किसी प्रॉब्लम में रहा नहीं। अब बाज़ लोगों में ये जो चीज़ है, ये डिप्रेशन, परेशानी, आप इसके अलावा थकावट और सर दर्द की वजह भी बन सकती है। इसकी वजह से बाज़ जिस्मानी मसाइल जो आपके अंदर हों वो और शदीद हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप माइग्रेन के शिकार हैं तो माइग्रेन आपका ज़्यादा हो जाता है। अगर आप एब्डोमिनल पेन या पेट के दर्द का मर्ज़ है आपको तो वो ज़्यादा हो जाते हैं। जल्द, अगर आप एक्जिमा वगैरह के आपके मसाइल हैं वो बढ़ जाता है। तो ये सारे मसाइल जो है ये स्ट्रेस की वजह से इंक्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन इनको हम पीटीएसडी नहीं कहते, मतलब उसको तो स्ट्रेस का ज़्यादा होना, इट्स नॉट पीटीएसडी। मैंने आपको पीटीएसडी के लिए जो है वो 3 चीज़ों का होना ज़रूरी होता है, जिसमें मैंने आपको कहा फ्लैशबैक एंड नाइटमेयर्स है, अवॉइडिंग एंड नंबिंग है, और इसके अलावा जो हाइपर विजिलेंस, फियरफुलनेस, ये चीज़ें वगैरह जो हैं। अच्छा, अब कुछ नफ्सियाती वजूहात भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे जो वाक़यात ज़्यादा खौफनाक होते हैं उनकी ज़ाहिर बात है वो ज़हन में काफ़ी अरसे तक रहते हैं। अब ज़ाहिर बात है इन चीज़ों को याद करना बहुत अज़ियतनाक होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान इनको, इसका एनालिसिस ज़रूरी होता है ताकि इंसान इसको समझ सके और इसका मुकाबला कर सके। तो ये होता है कि बाज़ औक़ात इनकी बार-बार जब ये यादें आपके ज़हन में आ रही होती हैं तो आपको सोचने पे मजबूर करती हैं, ताकि अगर आप लेट्स से दोबारा कोई इस किस्म की चीज़ की अगर कोई चांसेस हों तो उसके बारे में आप पेशगी मनसूबाबंदी कर सकें, लाइक आप उसको काउंटर करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी बना सकें। तो ज़ाहिर बात है। अब दूसरी बात ये है कि अ, देखें, होता ये है ना कि अब ये तमाम ज़िंदगी इंसान इन हादसात को बार बार याद नहीं करना चाहता। वो उनको सिर्फ एक एक हद तक जो है ना वो ज़रूरत हो तब ही याद करना चाहता है। मिसाल के तौर पे अगर उससे किसी ऐसी सूरत हाल का सामना हो जहाँ पे दोबारा हो तो ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट, और वो, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो तो फिर आपको पता है कि वो मसला बनता है, क्योंकि वो आपके जहन पे दबाव डालता है, फिर उसकी वजह से आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का जो है वो आप शिकार हो सकते हैं। अब इसकी कुछ जिस्मानी वजूहात भी होती है। पीटीएसडी जब होता है, होता क्या है पीटीएसडी में, आप लाइक हमने कहा ना कि ये तो चले फ्लैशबैक, मेमोरीज, हाइपर विजिलेंस, थिंग्स लाइक दैट। अब बॉडी के अंदर क्या हो रहा है फ्रॉम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन होता है एड्रेनलिन, ओके, विच इज़ प्रोड्यूस्ड, विच वी कॉल एज अ फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन। ये केमिकल है, ये हमारे जिस्म ज़्यादा, जब आप समझ लें जहनी या जिस्मानी दबाव की सूरत में बहुत ज़्यादा मिकदार में पैदा होता है एड्रेनलिन। अब ये हमें जो है नागहानी, लाइक और सॉर्ट ऑफ एन इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार रखता है। जब स्ट्रेस कम हो तो खून में इसकी मिकदार कम होती है, और जब स्ट्रेस ज़्यादा हो तो ये बढ़ जाता है। अब इंसानी दिमाग के अंदर एक एरिया है जिसको हम बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। ये याददाश्त को प्रोसेस करने में मदद देता है। अब स्ट्रेस में जो हार्मोन खून में ज़्यादा मिकदार में शामिल हो जाए, जैसे कि मैंने एड्रेनलिन की भी बात की, तो ये हिप्पोकैम्पस को सही तौर पर काम करने से रोकता है। सो अ हाई लेवल ऑफ एड्रेनलिन एक्चुअली बेसिकली इंटरफेयर्स विद द वर्किंग ऑफ द हिप्पोकैम्पस। अब इस वजह से क्या होता है कि इस सानी की यादें बार बार जहन में आती रहती हैं और कम ही नहीं होती, क्योंकि ये हिप्पोकैम्पस इन जो आपके यादों हैं उनको सही तरीके से काम ही नहीं कर पाता, और उनको आपके प्रोसेस करने के काम ही, तो वो बार बार एक रिवर्बरेटिंग सर्किट्स बन जाते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें बार बार आपकी हो रही। जब स्ट्रेस कम हो जाता है तो एड्रेनलिन खून में अपनी वापस जो नॉर्मल मिकदार है उस पर चला जाता है, तो फिर हिप्पोकैम्पस जो है वो इन यादों को प्रोसेस कर देता है, और इस आने की बार बार आने वाली जो तकालीफ दे यादें हैं या डरावने किस्म के ख्वाब हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब तक आपका एड्रेनलिन ज़्यादा होगा तो ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम देंगी। तो एड्रेनलिन इज़ वन ऑफ द फिजिकल रीजंस फॉर कॉजिंग पीटीएसडी, और इसी वजह से बाज़ ऐसी मेडिसिन्स जो हम देते हैं वो आमतौर पर एड्रेनलिन की जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी किसी हद तक जो है कंट्रोल करने की कोशिश करती है, स्पेशली जैसे अगर कोई फोबियाज़ वगैरह हो। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर लेट से हम कोई ऐसे किसी सिचुएशन से गुजरे हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि हम
वी आर आउट ऑफ दिस सिचुएशन, हम इससे कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि जाहिर बात है कोई ब्लड टेस्ट तो इसके लिए है नहीं। अब इस साने के बारे में लेट्स से, जब आप फॉर एग्जांपल जो भी इंसिडेंट हुआ उसके बारे में आप ज़्यादा परेशान नहीं होते, आप उसके बारे में सोच सकते हैं लेकिन परेशान नहीं होते, आप ख़ुद को हर वक्त ख़तरे में महसूस नहीं करते, और इस वक्त ऐसा नहीं होता कि आप हर वक्त बे वक्त जो है आप उसके बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आप इन चीज़ों, इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, तो आप समझें कि आप इससे ज़हनी तौर पे कामयाब हो चुके हैं, ऐसे ज़हनी तौर पे आप जो है सेहतियाब हो चुके हैं, ऐसा कहना चाहिए। अब एक सवाल आता है, मैं चूँकि पीडियाट्रिशियन हूँ तो बच्चों के हवाले से ये कैसे हो सकता है मैं बच्चों और पीटीएसडी के हवाले से बात ना करूँ। अब पीटीएसडी हम आमतौर पे समझते हैं ये एडल्ट्स की बीमारी है, लेकिन ये किसी भी उम्र में हो सकता है। अब छोटे बच्चे जो हैं उनको अक्सर इस किस्म के हादसात के बारे में, चूँकि उनकी एक प्रोसेसिंग जो इंटेलेक्चुअल प्रोसेसिंग या साइकोलॉजिकल प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उनको अक्सर इस किस्म के हादसात के बाद डरावने ख्वाब आने लगते हैं, और जिसमें वो कभी कभी मतलब वो जिन भूत और इस किस्म की डरावनी चीज़ें उनको नज़र आती हैं। कभी वो अपने खेल में भी इंसान हाथ को दुराते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा खेल रहा है और कार का कोई एक्सीडेंट उसने देखा है, तो बच्चे अपने खिलौनों से उस हादसे के मंजर को बार बार दोहराते हैं। तो दे वो ट्राई की गाड़ियाँ वो टकरा रहे हैं, वो इन खेलों को जिनमें वो पहले उन्हें मज़ा आता था वो छोड़ देते हैं, और अक्सर इस बात पर यकीन नहीं रहता कि वो बड़े होने तक ज़िंदा रहेंगे। वो अक्सर पेट या सर दर्द जो है वो क्रोनिक इस किस्म की रिकरेंट एब्डोमिनल पेन, रिकरेंट हेडेक्स, इस किस्म की भी शिकायत करते हैं जिसका आपको कोई फिजिकल रीज़न नहीं मिलता है। तो बच्चों में भी याद रखिए कि पीटीएसडी हो सकता है, और इसको ज़रूर डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रखना चाहिए, स्पेशली वो बच्चे जिनको इस किस्म के रिकरेंट हेडेक्स हों, रिकरेंट आपके एब्डोमिनल पेन हो और वो नाइटमेयर्स का शिकार हो, तो हो सकता है पीटीएसडी का शिकार हो। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। तो पहली चीज़ है साइकोथेरेपी, नफ्सियाती तरीके इलाज। अब तमाम ऐसी नफ्सियाती इलाज जो कि इस मर्ज़ में कारआमद हैं, वो इस आने पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं, जिसकी वजह से पीटीएसडी की अलामात नमूदार हुई हैं। अब इनमें माजी की जो ज़िंदगी है उस पर बहुत ज़ोर नहीं दिया जाता, उन वाक़यात को तब्दील किया, या आप समझें आप जो आपके साथ हुआ उसको आप तब्दील तो नहीं कर सकते, उसको आप भुला तो नहीं सकते, मगर जो पेश आ चुके हैं उसके बारे में क्या कहते हैं, सोचने का जो अंदाज़ है उसको तब्दील करने में मदद दे सकते हैं। अब ज़रूरी है कि अब जो इंसान इस किस्म के इंसिडेंट से गुज़रा है वो खौफ और दहशत के एहसासात से मलगूब हुए बगैर पूरी तफसील से याद कर सके, तो वो इंसिडेंट को याद कर सके बट विदाउट गेटिंग ओवरवेल्म्ड बाय। अब नफ्सियाती तरीके इलाज आपको एक चीज़ सिखाता है कि किस तरह इस जो ख़तरनाक या जो सानहा हुआ है उसको आप वर्ड्स में बयान कर सकें। उन जो वाक़यात गुज़रे उनको याद करके उनको समझने की कोशिश करें, विदाउट लाइक गेटिंग फियरफुल और विदाउट गेटिंग सॉर्ट ऑफ सैडन्ड बाय इट, ताकि वो आपका इंसान का जो अपना दिमाग है वो सही तरीके पे काम कर सके, और आपके क्या कहें कि आप आपका जो दिमाग है सही काम करने और उस वाक़ई की यादों को दिमाग के जो 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 मामूल के हिस्से, मिसाल है हिप्पोकैम्पस वगैरह, उसमें महफूज कर ले, ताकि जहन और कामों के लिए जो है वो फ़ारग हो सके और आप अपनी बाकी जो लाइफ है उसके ऊपर आप फोकस कर सकें। अब इसके अलावा भी कुछ और किस्म के ऐसे मेथड्स हैं जिनमें हम आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसेसिंग एक नफ्सियाती तरीके इलाज है, कुछ और भी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी वगैरह। तो वो तो आमतौर पे साइकोलॉजिस्ट का डोमेन है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं उसकी डिटेल में जा सकूं। अक्सर लोग कहते हैं कि अद्वियात, अब देखें ये जो मेडिसिन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कुछ ऐसी एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात हैं जो कि इस मर्ज़ की अलामात की शिद्दत और उससे जो रिलेटेड डिप्रेशन है उसके एहसास को कम करने में मदद देती हैं। अगर उनसे लेट से इंसान को फ़ायदा हो या उससे बेटरमेंट फ़ील करे, तो कम से कम 12 मंथ्स 12 माह तक इनका इस्तेमाल जारी रखना चाहिए, क्योंकि और अगर इस दौरान चाहें तो आप दूसरी किस्म की जो एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पे जो एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ की जाती हैं उसमें एसएसआरआई है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, लाइक फ्लूओक्सिटीन वगैरह वगैरह जो है, इस किस्म की सिटेलोप्राम, ईसिटेलोप्राम वगैरह इस किस्म की मेडिकेशंस जो है वो यूज़ की जाती हैं टू ट्रीट द डिप्रेसिव कंपोनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर इलनेस। अच्छा जनाब, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि
ट्रीटमेंट वाइज क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास पे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जाते जाते मैं कि क्या नहीं करना चाहिए। अब याद रखिए कि हादसे से जो मुतासर अफराद हैं उनको ये जतलाना कि आप अच्छी तरह समझते हैं कि क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान का आमतौर पर होता है ना एम्पैथी कि आप किसी को कहें भाई आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग, या हमें ये चीज़ें हेल्प नहीं करती। ये एहसास दिलाना कि वो खुशकिस्मत हैं कि उनकी जान बच गई, ये अब झुंझलाट कोर्स हो गया। आप कहें कि भाई ओ यू आर वेरी लकी कि आप बच गए, आपको कुछ नहीं हुआ, बाकी लोग अगेन दैट डजंट वर्क, जो है वो उल्टा और ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उनके या अगर आप एहसासात और तकालीफ की अहमियत को कम करने की कोशिश करें, ये कहना कि अब इतना बुरा भी नहीं हुआ, अपने ऊपर काबू रखो वगैरह, तो इस किस्म की बातें जो है दैट डजंट हेल्प। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट दे आर पासिंग थ्रू। तो उसमें मैंने आपको जिस तरह कहा कि साइकोथेरेपी और यूज़ ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स, गिविंग देम अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर एट होम, ताकि वो जो है उनकी ज़्यादा तवज्जो उस तरफ ना जाए और आप उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकें। तो ये थोड़ी सी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका जो है वो इस्तेमाल पीटीएसडी में करना चाहिए। तो मैंने कोशिश की है इस लेक्चर में कि आपको पीटीएसडी के बारे में आसान उर्दू हिंदी अल्फाज में आपको मैं सिखा सकूं। अगर आप के कोई सवाल हो इस बारे में तो आप अपने सवालात को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि जितना जल्दी मुमकिन हो आपके सवालात के जवाब दूं। तो ये था पीटीएसडी के बारे में। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं किसी ख़ास टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जिसके बारे में आपको मालूमात चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइए। मेरी कोशिश होगी कि जितना जल्दी हो सके ऐसे मौज़ूआत पे काम कर सकूं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।